एक बार मैं फिर आया हूं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मशीन। आज इस टॉपिक में हम लोग मशीन की बात करेंगे। मशीन होता क्या है, बोझ क्या होता है, प्रयास क्या होता है, किसी मशीन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कुछ बोझ उठाने वाले मशीनों के बारे में हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे स्क्रू जैक के बारे में, पुली के बारे में, लीवर के बारे में, डिफरेंशियल गियर के बारे में, गियर एंड नॉब के व्हील के बारे में। ऐसे कई सारे टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मशीन। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन कालपुर्जों का एक ऐसा समूह है। मशीन पुर्जों का एक ऐसा समूह है जो किसी अवेलेबल एनर्जी को किसी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसी उपलब्ध ऊर्जा को किसी उपयोगी ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग बात कर लें, हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, हम लोग बात कर लें पेट्रोल इंजन की, हम लोग बात कर लें किसकी? पेट्रोल इंजन की बात कर लें, आईसी इंजन की बात कर लें, इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात कर लें। उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केमिकल एनर्जी को, जो हम लोग पेट्रोल डीजल या जो डालते हैं, जैसे न्यूक्लियर नेचुरल गैसेस जो हो गई, सीएनजी गैसेस हो गई, इस केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। आगे बात समझ में। मशीन क्या होता है? पुर्जों का एक ऐसा समूह होता है, मेंबर्स का एक ऐसा समूह होता है जो किसी अवेलेबल एनर्जी को किसी यूजफुल एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, मशीन और डिवाइस में थोड़ा सा अंतर है। बाकी मशीन और डिवाइस दोनों क्या करती हैं? किसी अवेलेबल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन मशीन और डिवाइस में थोड़ा सा जो अंतर है वो ये है कि मशीन जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है और डिवाइस जो होता है वो पोर्टेबल होता है। यही कारण है कि हम लोग मोबाइल को, लैपटॉप को, वॉच को, इन सारी चीजों को हम लोग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल होती हैं। आप इनको एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जा सकते हो। लेकिन वहीं पर जब वो डिब्बा वाला कंप्यूटर होता था ना, जिसको हम लोग पीसी बोलते थे, पर्सनल कंप्यूटर बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं होता था। आगे बात समझ में। हम लोग ट्रांसफार्मर देखा होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और आप ट्रांसफार्मर को बोलते हो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। आगे बात में। कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। आगे बात समझ में। लेकिन डिवाइस क्या होता है? डिवाइस पोर्टेबल होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल्स की, हमने एग्जांपल दिया लैपटॉप्स की। अब आप कहोगे कि सर जो इंजन होता है, सीआई इंजन जो होती है, एसआई इंजन जो होती है, जो आईसी इंजन होती है, जो हमारे मोटर व्हीकल में लगा होता है, वो भी तो पोर्टेबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं। आपकी गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, आपकी गाड़ी स्थान परिवर्तन करती है। लेकिन एक बात ये बताओ कि अगर गाड़ी के अगले हिस्से में आपका इंजन स्टेबल हुआ है, तो क्या वो गाड़ी का इंजन वो अपने आप पीछे चला जाएगा? क्या वो इंजन अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है? नहीं ना। इंजन जो है वो अगर आगे पहले बना हुआ था बोनट के नीचे, तो वहीं पर बोनट के नीचे बना हुआ है। यानी मशीन क्या होता है? मशीन अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। बाकी दोनों सेम है। मशीन और डिवाइस दोनों क्या करते हैं? किसी यूजफुल एनर्जी को, किसी अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन डिवाइस क्या होता है? डिवाइस पोर्टेबल होता है और मशीन क्या होता है? अनपोर्टेबल होता है। वो एक जगह पर स्टेबल होता है। तो हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जनरली हम लोग जिस मशीन की बात करेंगे वो मशीन कैसा होगा? मैकेनिकल मशीन होगा। यानी वो क्या कर रहा होगा? किसी भी अवेलेबल एनर्जी को, किसी भी उपलब्ध ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़नी, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन नहीं पढ़नी, हमको क्या पढ़ना है, हमको मैकेनिकल मशीन पढ़नी है। और मैकेनिकल मशीन कैसी होगी, वो किसी भी उपलब्ध ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे रही होगी, मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रही। कुछ सिंपल मशीन्स ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग बोझ को उठाने में करते हैं, भार को उठाने में करते हैं, कम प्रयास में। जैसे भार अगर मैंने मान लिया 50 न्यूटन है, तो न्यूटन्स का जो लॉ है उसके हिसाब से आपको 50 न्यूटन का बल ही आरोपित करना चाहिए, उस 50 न्यूटन के बल को आरोपित करने के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज के थ्रू उसको कम प्रयास में ही अधिक वेट का भार जो है उसको उठा लेते हैं। आगे बात सुनिए, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली वो मशीन कैसे होंगे, बोझ उठाने वाले मशीन। आगे बात सुनिए, तो उसके पहले इस नाते हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि बोझ क्या होता है। जिस भार को आपको उठाना है, जिस भार को आपको उठाना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोझ बोलते हैं, भार बोलते हैं, लोड बोलते हैं। और इसे जनरली W से हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन। आगे बात सुनिए, यानी इस वीडियो में मैं बोझ को किससे डिफाइन करने वाला हूं, W से डिफाइन करने वाला हूं। प्रयास क्या है, यानी एफर्ट क्या है, प्रयास है किसी बोझ को उठाने के लिए आप जितना बल लगाते हैं वो क्या होता है, एफर्ट होता है। और जनरली हम लोग उसको P से डिफाइन करेंगे। आगे बात समझ में, किससे डिफाइन करेंगे, P से डिफाइन करेंगे। तो बोझ समझ में आ गया कि जिस भार को उठाना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, बोझ कहते हैं। और जिस बल के द्वारा हम उस भार को उठाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। अच्छा, मोमेंट वाले चैप्टर में, मोमेंट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, यांत्रिक लाभ। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, वो लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मोमेंट चैप्टर का, आप लोग उस वीडियो को देख लो, वहां से आप लोग यांत्रिक लाभ समझ सकते हो। जब मैंने बात की थी लीवर की, मैंने लीवर को इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ाया है और अच्छी तरीके से पढ़ाया है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं लीवर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लीवर की बात मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। आगे बात में, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग यांत्रिक लाभ की बात करने वाले हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करने वाले हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, इसको लोग शॉर्ट में एमए कहते हैं। ये क्या होता है, भार बटा प्रयास, W/P। ये क्या होता है, भार बटा प्रयास। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर किसी भार को उठाने में भार का विस्थापन y है, मैं मान लूं भार का विस्थापन क्या है, y, और प्रयास का विस्थापन क्या है, x। भार का विस्थापन क्या है, y है, और प्रयास का विस्थापन क्या है, x है। तो वेग अनुपात, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं वेगानुपात की, और वो किसके बराबर होता है, प्रयास का वेग बटे भार का। एक मान लिया एक निश्चित समयांतराल में जो भार का विस्थापन है वो y है और जो प्रयास का विस्थापन है वो x है, तब प्रयास का वेग क्या होगा, x/t होगा, और भार का वेग क्या होगा, y/t। अगर मैं t और t को कैंसिल आउट कर दूं तो क्या हुआ, x/y। यानी ये क्या है, अगर मैं वेगानुपात की बात कर दूं, वेलोसिटी रेशियो की बात कर दूं, तो वो क्या आ रहा है, प्रयास का
बटे भार। आगे बात समझ में। तो ये सारे टॉपिक, मशीन होता क्या है, बोझ क्या होता है जिस भार को हमको उठाना होता है, प्रयास क्या होता है जिस बल के द्वारा हम भार को उठाते हैं, यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार और प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ बोलते हैं, और वेगानुपात क्या होता है, प्रयास के विस्थापन और भार के विस्थापन के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं, वेगानुपात कह देते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट एनर्जी, दत्त ऊर्जा। इनपुट एनर्जी यानी कि वह एनर्जी जो हमारे द्वारा दिया जाता है, किसी भी भार को उठाने में हमारे द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को हम लोग, हमारे द्वारा दिए गए ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, जो बल हम किसी भार को उठाने के लिए लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। बल गुणे विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य। और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। यानी अगर मैं इनपुट एनर्जी की बात करूं तो इनपुट एनर्जी क्या होगा, वह बल जो हमारे द्वारा दिया गया है, और हमारे द्वारा दिया गया बल कौन सा है, P है, यानी प्रयास है, और प्रयास का विस्थापन, ये क्या होती है, इनपुट एनर्जी। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। आगे बात सुने, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या होता है, ये कार्य होता है, और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। इस नाते इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स। आउटपुट एनर्जी वह ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है, वह ऊर्जा जो हमको मशीन से प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट एनर्जी। यहां पर हम किसको उठा रहे हैं, भार को उठा रहे हैं, लोड को उठा रहे हैं, और इसका विस्थापन कितना है, स्मॉल y। इस नाते जो आउटपुट एनर्जी होगी वो कितना होगा, W इंटू y। अब हम लोग बात कर ले किसी मशीन की इफिशियंसी की बात, दक्षता की बात कर ले, और किसी मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। आउटपुट अपॉन इनपुट एनर्जी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको किससे डिफाइन करते हैं, आउटपुट एनर्जी मेरा क्या है, W इंटू वाई, और इनपुट एनर्जी मेरा क्या है, P इंटू एक्स। आगे बात सुनिए, यानी किसी मशीन की एफिशिएंसी, किसी मैकेनिकल मशीन की एफिशिएंसी जो किसी भार को उठाने में प्रयुक्त किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होता है, W इंटू वाई अपॉन P इंटू एक्स। जहां W क्या है, जहां W क्या है, उठाया गया भार है, उठाया गया भार। Y क्या है, भार का विस्थापन। P क्या है, लगाया गया प्रयास, यानी लगाया गया बल। और x क्या है, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, x क्या है, प्रयास का विस्थापन। अच्छा, इसे W अपॉन P और Y अपॉन X को मैं तरीके से और लिख सकता हूं। मैं W अपॉन P कर दूं और Y को नीचे लेके चला जाऊं। जब मैं Y को नीचे लेके चला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, X अपॉन Y। अब एक बात ये बताओ, W अपॉन P को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इसको क्या लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज। और रेशियो, अनुपात लगाओगे किसका, X अपॉन Y, प्रयास के विस्थापन बटा भार के विस्थापन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी रेशियो बोलते थे। और इस नाते हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी भार उठाने वाले मशीन का जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो उस मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के अनुपात के बराबर होती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं
आइडियल मशीन। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? बात करने वाले हैं आदर्श मशीन। किसी आदर्श मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। यानी अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी किसी भी मशीन को दी गई दत्त ऊर्जा, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी के क्या हो जाएगी? बराबर। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बराबर क्या होती है? आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। और अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो क्या है? आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। यानी आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी? इनपुट एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अगर हम लोग यहां से निकाल लें, ये क्या था? W इंटू वाई, और इनपुट एनर्जी क्या थी? P इंटू एक्स। अगर मैं यहां से निकाल लूं W अपान P इक्वल्स टू एक्स अपान क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। मैंने P को इधर ले आया और Y को इधर ले आया। कितना हो गया? W अपान P इक्वल्स टू एक्स अपान Y। यानी ये किसके बराबर हो गया? W अपान P को हम लोग क्या बोलते थे? मैकेनिकल एडवांटेज बोलते थे। और x अपान y यानी प्रयास के विस्थापन बटा भार के विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। यानी ये क्या हो गया? किसी आदर्श मशीन के लिए, किसी आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू उसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो। आगे हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मशीन की, यानी मशीन के नियम की। मशीन का नियम क्या होता है? मशीन का नियम किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास और उस मशीन द्वारा उठाए गए भार के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन होता है। मशीन का नियम क्या होता है? किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास और उस मशीन द्वारा उठाए गए भार के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, एक गणितीय संबंध होता है। मशीन के नियम का प्रयोग करके हम लोग ये जान सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा कि किसी पर्टिकुलर भार को उठाने के लिए हमें कितना प्रयास लगाना होगा, या कितने प्रयास में हम किसी पर्टिकुलर भार को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। आगे बात सुनिए, इस मशीन के नियम के द्वारा ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। मशीन के नियम के द्वारा किसी प्रैक्टिकल मशीन का प्रयास डिफाइन होता है। किसी प्रैक्टिकल मशीन का प्रयास जो होता है मशीन के नियम के द्वारा वो होता है P इक्वल्स टू A इंटू W प्लस B। जहां हम लोग जानते हैं P क्या है? प्रयास है। W क्या है? भार है। यहां पर जो A है ना, ये गुणांक है। ये क्या है? एक गुणांक है। और B क्या है? यही B वह बल है जो घर्षण में खर्च हो जा रहा है। प्रयास का यह वह भाग है, प्रयास बल का किसी मशीन को दिए गए भार का वह बल है जो खत्म हो जा रहा है उस मशीन के पुर्जों के बीच में, किसके रूप में? घर्षण बल के। कोई मशीन क्या होता है? कई पुर्जों से मिलकर बना होता है और उन पुर्जों के बीच में परस्पर एक सापेक्ष गति होती है। उन सापेक्ष गतियों के मध्य जो कार्य करने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, उसको बैलेंस करने में हमारे द्वारा दिया गया एफर्ट जो होता है उसका कुछ भाग खर्च हो जाता है। और ये जो B है ये उसी को डिनोट करता है। अगर मैं ग्राफ खींचूं किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए, किस किस के बीच में मैं खींच दूं? P और W के बीच में, भार और प्रयास के बीच में, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये कौन सा फॉर्म है? एक रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता कितनी है? a है। और b क्या है? y एक्सिस पर कटा हुआ
भाग है। यानी अगर मैं किसी प्रैक्टिकल मशीन के प्रयास, एफर्ट और भार में, वेट में, लोड में एक रिलेशन निकालूं, एक ग्राफ खींचूं, तो वो हमको ऐसे प्राप्त हो। अगर यही मशीन प्रैक्टिकल ना होकर के आइडियल मशीन होती तो क्या होता? अगर यही मशीन आइडियल मशीन होती तो घर्षण बल कार्य ना कर रहा होगा, या हम लोग ऐसा मानते कि उन पुर्जों के मध्य कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, और तब यहां पर B की वैल्यू क्या हो जाती? 0। और y = mx का ग्राफ कैसे बनता है? एक ऐसी लाइन बनती है जो इसके मूल बिंदु से होकर जाती है, जो उसके मूल बिंदु से होकर जाती है। यानी अगर मैं किसी भी आइडियल मशीन के प्रयास और भार में ग्राफ खींचूं तो उसकी जो रेखा प्राप्त होती है वो मूल बिंदु से होकर जाती है। यहां पर जो ये कटा हुआ भाग है ना, यही भाग B को डिफाइन करता है, यही भाग हुआ घर्षण बल को डिफाइन करता है कि इतना भार उठाने के लिए आपको इतना बल फालतू में ही लगाना होगा। यहां पर W की वैल्यू कितनी है? 0। यानी इतना अभी आपने कोई भार भी नहीं उठाया, फिर भी आपको कुछ प्रयास लगाना पड़ रहा है। किसके विरुद्ध? पुर्जों के बीच कार्य करने वाले घर्षण के विरुद्ध। इस नाते ये जो ग्राफ डिफाइन करती है, ये ग्राफ डिफाइन करती है किसी प्रैक्टिकल मशीन के प्रयास। आगे हम लोग बात करने वाले हैं यांत्रिक लाभ के अधिकतम वैल्यू। हम लोग किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए, किसी व्यवहारिक मशीन के लिए उसके यांत्रिक लाभ की अधिकतम वैल्यू की बात करने वाले हैं। किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए जो प्रयास था वो क्या था? A×W+B, जहां P क्या था? एफर्ट था, प्रयास था। W क्या था? भार था जिसको हमको उठाना था। A क्या था? एक गुणांक था, या मैं कह दूं प्रयास और भार के बीच में खींची गई रेखा की क्या थी? प्रवणता थी। और B क्या था? वह बल था जो घर्षण बल में खर्च हो जाता था, जो पुर्जों के बीच में कार्य कर रहा था। आगे बात सुनिए, मैकेनिकल एडवांटेज। मुझे क्या करना है? यांत्रिक लाभ का अधिकतम मान निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता क्या है? W/, मैं लिख सकता हूं W/AW+B, या मैं लिख सकता हूं 1/, मैं क्या कर दूं? W से डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में क्या कर दूं? डिवाइड कर। तो ये क्या होगा? 1/A+B/, किसी भी प्रैक्टिकल मशीन के यांत्रिक लाभ की अधिकतम वैल्यू के लिए B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यानी उस मशीन के पुर्जों के बीच में जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की अधिकतम वैल्यू की बात करूं तो इसके लिए B क्या होना चाहिए? 0। और तब ये कितना होगा? 1/, यानी किसी प्रैक्टिकल मशीन की मैक्सिमम यांत्रिक वैल्यू का मान, मैक्सिमम यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना होगा? 1/A होगा। ये क्या होगा? मैंने अभी बताया कि W और P के बीच में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता होगी। या हम लोग कह सकते हैं एक गुणांक होगा जो पर्टिकुलर किसी एक मशीन के लिए हमको पहले से ही क्या होता है? पता हो। आगे बात सुनिए। अच्छा, अगर मैं इसी पर निकाल लूं मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। हम लोगों ने पीछे करके देख लिया है कितना होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। जब मैं मैक्स की बात करूंगा, जब मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी के मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी कितनी होगी? मैक्सिमम। और मैकेनिकल एडवांटेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1/A। यानी कि किसी भी प्रैक्टिकल मशीन के एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1/A इंटू वेलोसिटी रेशियो, जहां A उस पर्टिकुलर मशीन के लिए हमको दिया गया होता है और वेलोसिटी रेशियो हमको क्या करना होता है? ज्ञात करना।
आगे हमको कई सारे मशीन्स के बारे में पढ़ना है जो जनरली किसी लोड को उठाने में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात समझिए, तो उसमें से हमको जो पढ़ना है वो है लीवर है, पुली है, वर्म व्हील है, रैकेट पिनियन है, व्हील एंड एक्सल है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल है, स्क्रू जैक है। ये कुछ मशीन्स है जिनके बीच बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इन सारे मशीन्स के हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे और क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। आगे बात में इसमें से जो लीवर है, लीवर हम लोग मोमेंट वाले चैप्टर में डीपली पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एडवांटेज उसका कितना होता है, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है और उसका एफिशिएंसी हम लोग भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बात समझिए, तो लीवर क्या करना है, लीवर हमको इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है। मैं एक बार फिर से कह दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, आप लोग वो वीडियो क्या कर लो, मोमेंट वाली देख लो, उसमें लीवर को अच्छी तरीके से बताया गया है। इसके बाद जो बचता है, पुली हो गया, वर्म व्हील हो गया, रैकेट पिनियन, व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, स्क्रू जैक, इन सारी मशीनों के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट। आगे हम लोग बात करने वाले हैं व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल में होता क्या है, एक्चुअली इसमें एक एक्सल होती है और एक पहिया होता है। एक्सल और पहिया ये दोनों बियरिंग के द्वारा क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, यानी दो बियरिंगों के बीच में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एक बात और जो यहां पर जानने वाली है कि ये जो पहिया होता है ये इसी एक्सल से क्या होता है, बद्ध होता है। क्या होता है, बद्ध होता है। यानी अगर एक चक्कर हमारा एक्सल घूम रहा है तो एक चक्कर ही मेरा पहिया घूमेगा। अगर एक पहिया घूम रहा है एक चक्कर, तो एक्सल भी एक ही चक्कर घूमेगा। यानी ये जो पहिया है और जो एक्सल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे में फिक्स्ड है, बद्ध है। आगे बात में एक रस्सी इस पहिए पर लगी हुई है जिस पर हमको अपना प्रयास लगाना है, जिस पर हम बल लगाना है। इस एक्सल पर एक रस्सी लगी हुई है जिसके द्वारा क्या बद्ध है, भार बद्ध है। आगे बात सुन में, जिसको हमको उठाना है। इससे मिलता जुलता ही आप लोगों ने देखा होगा टैक्सियों में, जब टैक्सी स्टार्ट नहीं होती है तो जनरली देखा होगा पीछे वाले पहिए पर रस्सी लगाते हैं और जोर से खींचते हैं। आगे बात सुन में, वो जो लोड होता है वो एक्चुअली इंजन का लोड होता है। किसका लोड होता है, इंजन का लोड होता है, और ये जो पहिया होता है इसको हम लोग प्रयास द्वारा खींचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पहिया होता है और एक्सल के साथ बद्ध होता है। आगे बात सुनिए, यानी एक चक्कर अगर पहिया घूमेगा तो एक चक्कर एक्सल भी घूमेगा। इससे पहिए से बद्ध एक रस्सी होती है जिस पर हमको प्रयास लगाना होता है, और एक्सल से बद्ध एक रस्सी होती है जिस पर हमको भार लटकाया गया होता है। एक बात ध्यान देने वाली होती है कि दोनों रस्सियों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यानी अगर आप पहिए की रस्सी को खोल रहे हो तो ये भार वाली रस्सी और लिपट रही है। आगे बात समझ में, और अगर आप इसको और लिपटा रहे होगे, अगर ये जो रस्सी पहिए पर जो रस्सी है अगर आप वो और लिपट रही होगी तो ये और क्या कर रही होगी, खुल रही होगी। आगे बात सुनिए, यानी दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, अपोजिट होगा। व्हील एंड एक्सल के वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने के लिए मैंने मान लिया कि जो पहिए का डायमीटर है वो कैपिटल डी है और जो एक्सल का डायमीटर है वो स्मॉल डी। आगे बात में, एक पहिया, एक कोई सर्कल यानी ये कोई वृत्त जब एक चक्कर लगाती है, कोई वृत्ताकार पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो वो अपनी परिधि के बराबर क्या होता है, दूरी चलता है। तो मान लिया एक चक्कर में प्रयास द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो कितना होगा, पाई डी, क्योंकि रस्सी किस पर लगती हुई है, जिस पर हम प्रयास लगा रहे हैं, पहिए पर। और भार द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, पाई इंटू स्मॉल डी, यानी एक्सल के परिधि के बराबर। आगे बात में वेलोसिटी रेशियो हम लोग जानते हैं कितना होता है, x अपान y, यानी प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। अगर हम लोग इसको निकाल लें x अपान y, पाई डी अपान पाई डी, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, यानी पहिए के डायमीटर और एक्सल के डायमीटर के अनुपात के बराबर। अगर किसी व्हील एंड एक्सल में ऐसे व्हील एंड एक्सल मशीन की बात करूं जिसकी एफिशिएंसी 100% है,
तो हम लोगों ने देखा है कि ऐसे कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर। और इस दशा में अगर मैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं तो वो भी कितना होगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी एक रिलेशन मिल जाएगी W अपॉन P इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की जो स्ट्रक्चर होती है वो व्हील एंड एक्सल के जैसे ही होगी, बशर्ते यहां पर दो एक्सल यूज किए जाते हैं डिफरेंट डायमीटर। आगे पास में वहां पर एक्सल एक था, यहां पर एक्सल कितना है, दो है। ऐसा करने का फायदा क्या मिलता है हमको, ऐसा करने से जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसकी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, इसकी वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज को निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज व्हील एंड एक्सल से ज्यादा होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक पहिया होता है और दो एक्सल होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बद्ध होते हैं। यानी अगर एक पहिया कोई एक्सल चले या छोटा वाला एक्सल चले या पहिया चले तो सारे एक ही चक्कर कंप्लीट करेंगे। आगे बात में वही सेम तरीके से दोनों एक्सल पर रस्सी बंधी होगी, पहिए पर भी एक रस्सी बंधी होगी जिस पर हम लोग प्रयास लगा रहे होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो भार है वो केवल बड़े वाले एक्सल से नहीं कनेक्टेड होगा, वो एक पुली की सहायता से छोटे एक्सल और बड़े एक्सल दोनों से जुड़ा होगा। जो रस्सी लपेटी गई है दोनों एक्सल में वो इस तरीके से होगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग पहिए पर रस्सी को खोलते थे तो एक्सल पर रस्सी और लिपटती जाती थी और भार ऊपर उठता था। यहां पर क्या होगा, यहां पर जब मैं रस्सी को पहिए पर खोलूंगा तो बड़े वाले एक्सल पर तो रस्सी लिपटती जाएगी, लेकिन छोटे वाले एक्सल पर रस्सी खुलती जाएगी। आगे बातों में यानी अगर पहिए वाली रस्सी खुल रही है तो छोटे वाले एक्सल की रस्सी भी खुल रही होगी और बड़े वाले की जो रस्सी है वो क्या हो रही होगी और लिपट रही होगी। आगे बातों में तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो मान लिया एक चक्कर को, मान लिया बड़े वाले का डायमीटर कैपिटल डी, छोटे वाले का स्मॉल का, बड़े वाले एक्सल का स्मॉल d1 और छोटे वाले एक्सल का स्मॉल d2 है। आगे बातों में तो क्या होगा, तो प्रयास द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी या विस्थापन कितना होगा, पाई डी होगा, परिधि के बराबर। बड़े धुरे के कारण ये जो भार है वो कितना ऊपर उठ रहा होगा, पाई d1। लेकिन जब ये खुल रहा होगा, पहिए की रस्सी खुल रही होगी, बड़े वाले एक्सल की रस्सी लिपट रही होगी, उतने टाइम छोटे वाले एक्सल की रस्सी भी क्या हो रही होगी, खुल रही होगी। आगे बातों में तो छोटे वाले धुरे के कारण जो भार का ऊपर की तरफ विस्थापन होगा वो कितना होगा, नीचे की तरफ जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, पाई d2। कितना होगा, पाई d2। छोटे वाले एक्सल पर रस्सी खुल रही है, इस नाते भार नीचे आएगा, बड़े वाले धुरे पर रस्सी लिपट रही है यानी भार ऊपर जाएगा। आगे बातों में तो जो परिणामी विस्थापन होगा, परिणामी विस्थापन भार का होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 के क्या होगा, बराबर। अगर बड़ा वाला ऊपर उठ रहा था तो छोटा वाले के नाते नीचे आ रहा था, तो अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, विस्थापन है, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, पाई d1 माइनस पाई d2 अपॉन 2। और जब मुझे ये परिणामी विस्थापन भार का निकल गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकल गया भार का, वेट का, लोड का, तो मैं क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी रेशियो क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन रख लेते हैं। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आ रही है, 2d अपॉन d1 माइनस d2 के बराबर। क्या है, 2d अपॉन d1 माइनस d2। ये फलन देखने के बाद ही हमको लग जा रहा है कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, जो वेलोसिटी रेशियो होगी, वो व्हील एंड एक्सल से क्या होगी, ज्यादा होगी।
अब अगर हम लोग एक ऐसे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्शन की बात कर लें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगी, और इस तरीके से हमको ये व्यंजक प्राप्त। आगे हम लोग बात करने वाले हैं वर्म एंड वर्म व्हील। ये संयोजन जो है ये आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जो आजकल बड़े बड़े शटर लगे होते हैं दुकानों में, मॉलों में, मॉल्स में, दुकानों में, वो जो शटर लगे होते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा नीचे ही क्या कर रहा होता है, एक हत्था होता है जिसको घुमा रहा होता है, और शटर आपका क्या होता रहता है, ऊपर या नीचे उठता रहता है। सेम वही संयोजन है, उसी को हम लोग वर्म एंड वर्म व्हील बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि एक हत्था होता है, एक सांप होती है जिसमें दांते खींचे होते हैं, उससे एक हत्था लगा होता है। इस हत्थे को आप इसकी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसको वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। और इस वर्म के दांतों से एक पहिया लगा होता है जिस पर दांते खींचे होते हैं, और जो इसके साथ मेश होता है, इसके दांतों के साथ क्या होता है, मेश होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्म व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्म व्हील बोलते हैं। इस वर्म व्हील के जब हम लोग बात करते हैं वर्म एंड वर्म व्हील की, तो इसके वर्म व्हील पर क्या होता है, इसके वर्म व्हील के एक्सिस पर एक ड्रम जुड़ा होता है, और ड्रम पर क्या लिपटी होती है, एक रस्सी लिपटी होती है जिस पर हमारा क्या लटका होता है, भार। अच्छा, अब अगर हमको इसके वेलोसिटी रेशियो की बात करनी है तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रयास का विस्थापन निकालना है और भार का विस्थापन निकालना है। चलो तो कर लेते हैं। मान लिया इस पहिए, इस हत्थे को मैं एक चक्कर कंप्लीट कर रहा हूं, इस हत्थे को मैं एक चक्कर क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो जो प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगी, या जो प्रयास का विस्थापन होगा वो कितना होगा, मैं दूरी ले लेता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। आप लोग कहोगे कि सर्कल में जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही विस्थापन शून्य होता है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो मैं क्या करता हूं, इसको प्रयास द्वारा की दूरी ले लेता हूं, चलिए गई, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। आधी बात समझे, 2 पाई आर एक चक्कर में कितना कंप्लीट करेगा, 2 पाई। अच्छा, जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा हो, जब ये हत्था जो है एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, उतने टाइम इसका एक दांता वर्म व्हील के एक दांते को खोल रहा होगा। आगे बात समझ में, जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितनी दूरी आगे बढ़ेगा, अपने पिच के बराबर। तो ये एक दांता, एक टीथ क्या कर रहा होगा, ये इसे क्या कर रहा होगा, मुक्त कर रहा होगा। अच्छा, एक बात ये बताओ, अगर इस वर्म व्हील पर टोटल टीथ आते हो, कितने हो, टीथ हो, तो एक चक्कर में कितना दूरी ये चलेगा, 1/t चलेगा। कितना चलेगा, 1/t चलेगा। यानी कि एक चक्कर में वर्म व्हील द्वारा चली गई दूरी ये कितना होगा, 1/t होगा। अरे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, t हैं, तो कितना दूरी चलेगा एक चक्कर में, 1/t चलेगा। तो ड्रम कितना चलेगा, ये रस्सी कितना घूमेगी, ये रस्सी कितना घूमेगी, टोटल चक्कर जब ये कंप्लीट कर लेगी तो कितना दूरी चलेगी, 2 पाई स्मॉल आर। लेकिन वो चल कितना रही है, केवल 1/t भाग चल रही है। कितना चल रही है, केवल 1/t भाग चल रही है। तो इस नाते जो भार द्वारा चली गई दूरी होगी, या जो भार का विस्थापन होगा, वो कितना होगा, 1/t × 2 पाई। बस अब करना क्या है, हमको वेलोसिटी रेशियो निकालने की। ये मेरा क्या हो जाएगा, y, ये मेरा क्या हो जाएगा, x। निकाल लेते हैं, x/, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R/2 पाई स्मॉल r और इनटू
1/t, यानी ये कितना हो जाएगा RT अपॉन, कितना हो जाएगा RT अपॉन, ये किसी वर्क व्हील की वेलोसिटी रेशियो। अब सिंपल सी बात है, अगर इस वर्क व्हील की एफिशिएंसी 1 है, 100% है, यानी ये आइडियल वर्क व्हील है, तो क्या होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी रेशियो के, यानी कितना होगा RT अपॉन स्मॉल r। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मशीन के जो बाकी पार्ट्स हैं, जो अभी हम लोगों की पुली छूटी हुई है, अभी हम लोगों के स्क्रू जैक छूटा हुआ है, तो रैक एंड पिनियन छूटा हुआ है, तो जो बाकी मशीन्स की वेलोसिटी रेशियो को निकालना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए